गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका सोचोगले मैडम इस शैक्षणिक वीडियो में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने भूगोल का 5वां पाठ शुरू किया था। पाठ का नाम है वृष्टि यानी कि वर्षा। इसके हमने पहले पार्ट में बहुत सारे पॉइंट का अध्ययन किया है, बहुत सारे पाठ मुद्दों का अध्ययन किया है, जैसे वृष्टि, वृष्टि के विभिन्न रूप। उसमें से पहले हमने हिम के बारे में जानकारी ली, उसके बाद में ओलों के बारे में जानकारी ली। हिम और बर्फ़, इसमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानकारी ली। इसके बाद में चलो बारिश करेंगे, इस प्रयोग की जानकारी प्राप्त की। शायद मुझे लगता है आपने भी इस प्रयोग को करके देखा होगा। उसके बाद में वृष्टि किसे कहते हैं, इसकी जानकारी ली। आज हम वृष्टि के कितने प्रकार है इसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है वृष्टि यानी कि वर्षा। देखो बच्चों, वृष्टि किसे कहते हैं इसकी जानकारी तो हमने ली है। अब हमें वृष्टि के विभिन्न प्रकार जानने हैं। वृष्टि के 3 मुख्यतः प्रकार है। एक है आरोही वर्षा यानी कि अभिसरण वर्षा, दूसरा है प्रतिरोधी वर्षा और तीसरी है चक्रवातीय वर्षा। यानी कि वृष्टि के कितने प्रकार है बच्चों? 3। पहला है आरोही अथवा अभिसरण वर्षा। सबसे पहले हम आरोही अथवा अभिसरण वर्षा की जानकारी लेंगे। विषुववृत्तीय प्रदेशों में सूर्य की ऊष्मा के कारण भूपटल का तापमान बढ़ता है और समीप वाली हवा गर्म हो जाती है। हवा गर्म होने से वो प्रसरण होकर ऊंचाई पर जाने लगती हैं और ऊंचाई पर जाकर यह हवा ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा को बाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है और इसलिए हवा में स्थित बाष्प का सघनीभवन होकर जलकणों में उसका रूपांतर हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? तो वर्षा कहते हैं। और इसी से इन जलकणों से ही वर्षा होती है। तो विषुववृत्तीय प्रदेशों में ऐसी वर्षा सामान्यतः प्रतिदिन दोपहर के बाद शुरू हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा के समय बिजलियों की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट होती है। अफ्रीका के कांगो नदी का कछार, दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न नदी के कछार के विषुववृत्तीय भागों में आरोही प्रकार की वर्षा होती है और इस प्रकार की वर्षा का प्रदेश पृथ्वी पर बहुत ही सीमित है। देखो बच्चों, आरोही वर्षा जो है या अभिसरण जो वर्षा है वो बहुत सीमित प्रदेशों में। कौन से सीमित प्रदेशों में? आप सभी जानते हैं, तापमान के पट्टों का अध्ययन हमने 8वीं कक्षा में किया है। जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया, 0 अक्षांश से लेकर 23.5 अक्षांश तक उष्णकटिबंध होता है, 23.5 से लेकर 66.5 तक समशीतोष्ण होता है और 66.5 से लेकर 90 अक्षांश तक यहाँ पर क्या होता है बच्चों? तो शीत कटिबंध होता है। मगर जो उष्ण कटिबंध होता है बच्चों, इसमें 0 अक्षांश से लेकर 5 अक्षांश तक उत्तर और दक्षिण की ओर ये जो तापमान पट्टा होता है उसे विषुववृत्तीय पट्टा कहते हैं। तो इस विषुववृत्तीय पट्टे में ही ये आरोह प्रकार की यानी कि अभिसरण प्रकार की वर्षा होती है। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर बाष्पीभवन की गति कैसे है? बहुत अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि यहाँ पर तापमान कैसा है बच्चों? अधिक है। तापमान अधिक होने के कारण बाष्पीभवन की गति भी कैसे है? तो बहुत अधिक है। इसके अलावा यहाँ पर हवा बहुत गर्म होती है और भारी ऊष्मा के कारण यहाँ की हवा कैसे हो जाती है? बहुत अधिक गर्म हो जाती है और गर्म हवा जो है वो प्रसरण होती है और प्रसरण होती है तो वो आकाश की ओर ऊंचाई पर चली जाती है। समुद्र सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, हवा कैसी होती है? ठंडी होती जाती है, क्योंकि तापमान कैसा होता जाता है? कम होता जाता है। और जैसे ही हवा ठंडी हो जाती है तो उसकी बाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है और इसलिए हवा में स्थित बाष्प का सघनीभवन होता है और सघनीभवन होकर उसका जलकणों में रूपांतर हो जाता है और ये जलकण जब
भारी हो जाते हैं तो भूपृष्ठ की ओर क्या करते हैं तो बढ़ते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्षा कहते हैं। तो विषुववृत्तीय प्रदेश में ऐसा नज़ारा प्रतिदिन यानी कि हर दिन दोपहर के बाद नजर आता है कि दोपहर के बाद में हवा कैसी हो जाती है, बहुत अधिक ठंडी हो जाती है। और इसलिए ऐसी वर्षा जब होती है तब वहाँ पर बहुत सारी बिजलियों कड़कड़ाती रहती है, बादलों का गड़गड़ाहट नजर आती है, क्योंकि तेज हवाएं वहाँ पर क्या होती है तो बहती रहती है। और ये प्रदेश कहाँ पर है तो विषुववृत्तीय प्रदेश में अफ्रीका के कांगो नदी का कछार और दक्षिणी अमेरिका के अमेजॉन नदी का कछार, यहाँ पर इस प्रकार की आरोही वर्षा हो जाती है। संसार में ये क्षेत्र बहुत ही कैसा है बच्चों, कम है, सीमित हैं। तो आरोही वर्षा का यहाँ पर चित्र हमने दर्शाया है। कांगो नदी का कछार भी दर्शाया है और अमेजॉन नदी का भी कछार दर्शाया है, और आरोही वर्षा का भी आपको चित्र यहाँ पर दर्शाया है। हर साल आपको प्रश्न पूछा जाता है कि आरोही वर्षा जो है वो किसे कहते हैं, या आरोही वर्षा या अभिसरण वर्षा के प्रदेश बताइए, या आरोही वर्षा का चित्र बनाओ, ऐसे आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो ये है ऊपर का कांगो नदी का कछार और नीचे का अमेजॉन नदी का कछार है। तो बच्चों आरोही वर्षा किसे कहते हैं, मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आए। दूसरी है वो है प्रतिरोधी वर्षा। अभी प्रतिरोधी इस शब्द में ही हमें प्रतिरोधी मतलब किसी प्रकार का विरोध, यहाँ पर विशिष्ट प्रकार का विरोध प्राप्त होने के पश्चात वर्षा होती है, उसे कहते हैं प्रतिरोधी वर्षा। जैसे इसकी जानकारी लेंगे हम। समुद्र से अथवा विशाल महासागर से आने वाले पवन बाष्पयुक्त होते, क्यों वहाँ पर बाष्पयुक्त हवाएं जो है वो क्या करने लगती तो बहने लगती है। उनके मार्ग में आने के कारण इन बाष्पयुक्त हवाओं में ऊंचे पर्वत के टीले जो आते हैं, ऊंची पर्वत की शिखरें जो आती हैं, चोटियाँ जो आती हैं, ऐसे पर्वत श्रृंखलाओं के कारण उसे अवरोध निर्माण हो जाता है, और अवरोध निर्माण होने के कारण ये हवाएं क्या हो जाती है तो रुक जाती है। पर्वत के अनुसार पवन ऊर्ध्व दिशा में जाने लगता है, परिणामतः इन पवनों का तापमान कम हो जाता है और उनमें स्थित बाष्प का सघनीभवन होकर बच्चों क्या होती है तो यहाँ पर प्रतिरोध स्वरूप की वर्षा होती है। पर्वत श्रृंखलाओं की रुकावटों के कारण प्रतिरोध प्रकार की वर्षा होती है। तो पर्वत के पवन की भाग और अधिक प्रमाण में वर्षा होती है। देखो बच्चों, पर्वत के पवन की भाग और अधिक प्रमाण में वर्षा होती है, मतलब पर्वत पर जहाँ पर उसका विरोध होता है उस क्षेत्र में वर्षा का प्रमाण कैसे होता है, बहुत अधिक होता है। मगर जब ये हवाएं पर्वत लांग कर दूसरी ओर बहने लगती है तब उसका बाष्प जो होता है वो कम हो जाता है, और जैसे बाष्प कम हो जाता है तो वर्षा की मात्रा भी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। पवन के विपरीत दिशा के बाजू में वर्षा का प्रमाण कम हो जाता है, और उस कारण यह प्रदेश वृष्टि छाया का प्रदेश से नाम से पहचाना जाता है। अभी वृष्टि छाया का तात्पर्य क्या है बच्चों, बादल बाष्पयुक्त तो नजर आते हैं मगर उसमें बाष्प नहीं होता है, केवल वो काले बादल मंडराते रहते हैं, गड़गड़ाते रहते हैं, बिजलियाँ चमकती रहती है मगर उसमें वर्षा नहीं होती है। तो ऐसे प्रदेशों को क्या कहते हैं बच्चों, वृष्टि छाया का प्रदेश, यानी कि यहाँ पर केवल वृष्टि की छाया नजर आती है, प्रत्यक्ष वृष्टि कभी होती नहीं है। मगर ये स्थिति कहाँ पर होती है, जब ये बाष्पयुक्त पवन जो होते हैं वो पर्वत लांग कर दूसरे स्थान पर यानी कि विपरीत दिशा में चले जाते हैं तब। भारतीय उपद्वीप का अगर हम विचार करते हैं तो मौसमी वर्षा का परिणाम यहाँ पर अधिक दिखाई देता है। हमने इस संबंध की जानकारी पिछली कक्षा में प्राप्त की है। इन हवाओं से भारत में होने वाली वर्षा प्रतिरोधी प्रकार की ही होती है। देखो बच्चों, हमने मानसूनी हवाओं के कारण होने वाले वर्षा की जानकारी प्राप्त की है। जब हमारे हिंद महासागर के ऊपर से ऐसी हवाएं बहने लगती है तब हमारी ये हवाएं दो शाखाओं में बढ़ती है, एक
नैऋत्य दिशाओं से बहती है और एक ईशान्य दिशाओं से बहती है। तो नैऋत्य दिशाओं से मानसूनी हवाएं जो होती हैं उनसे हमें मानसूनी क्या मिलती है, तो बारिश मिलती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ सवाल दर्शाए हैं। पहले हम प्रतिरोध वर्षा का चित्र दर्शाते हैं आपको। यहाँ पर प्रतिरोध स्वरूप का वर्षा का चित्र दर्शाया हुआ है। नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र में जो भूप्रदेश है, इस भूप्रदेश में किस प्रकार से वृष्टि छाया का प्रदेश निर्माण होता है, इसका भी चित्र हमने आपको यहाँ पर दर्शाया है। ओके बच्चों। दूसरा है वो है चक्रवातीय वर्षा। अभी चक्रवातीय वर्षा मतलब क्या, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है। चक्र यानी कि गोलाकार, गोलाकार स्वरूप में जब हवाएं बहती हैं उससे प्राप्त होने वाली वर्षा जो होती है उसे क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा। अब चक्रवात का तात्पर्य है किसी स्थान पर हवा का दबाव आसपास के प्रदेश की अपेक्षा कम होकर उसमें हवा की विशिष्ट रचना तैयार हो जाती है। विशिष्ट रचना तैयार हो जाती है यानी कि गोलाकार वो हवाएं घूमने लगती है। इस रचना का संबोधन चक्रवात ऐसा करते हैं। चक्रवात केंद्र की ओर से आसपास के प्रदेश में चक्राकार पद्धति से आने लगती है और केंद्र का भाग में स्थित हवा ऊंचाई पर जाने लगती है। यह हवा ऊंचाई पर जाने से उसका तापमान कम होकर वर्षा में स्थित बाष्प का सघनीभवन होकर चक्रवाती वर्षा हो जाती है। देखो बच्चों, इस साल हमारे प्रदेश में यानी कि हमारे देश में बंगाल में और महाराष्ट्र में चक्रवात वर्षा हुई थी। अम्फान का चक्रवात वर्षा, और यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या नाम दिया था बच्चों इस चक्रवात के लिए, एक विशिष्ट नाम दिया था। क्या कहते हैं, कुछ याद आया? हाँ, निसर्ग चक्रवात। बंगाल में आए चक्रवात को अम्फान कहते हैं और महाराष्ट्र में आया चक्रवात इस साल का उसे क्या कहते हैं बच्चों, निसर्ग चक्रवात। तो दोनों चक्रवात जो थे वो चक्रवातीय वर्षा का ही क्या था, एक प्रकार था। चक्रवात जिन प्रदेशों से होकर जाता है वहाँ वर्षा होती है और चक्रवात वर्षा समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में होती है। देखो बच्चों, चक्रवात वर्षा समशीतोष्ण कटिबंध में सबसे अधिक मात्रा में होती है। उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। ये क्षेत्र यानी कि चक्रवातीय वर्षा केवल एक जगह पे यानी कि आरोह पर्जन्य के भांति सीमित प्रदेशों में नहीं होता है, तो वो विस्तृत क्षेत्र में होता है। उसकी अपेक्षा उष्ण कटिबंध में होने वाली चक्रवात वर्षा सीमित क्षेत्र पर होती है और वो तूफानी होती है। अब देखो, समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में चक्रवात होता है, विस्तृत क्षेत्र में होता है, मगर इसी की तुलना में अगर हम उष्णकटिबंध की बात करेंगे तो उष्णकटिबंध में होने वाली चक्रवात वर्षा बहुत सीमित होती है, उसका क्षेत्र भी सीमित होता है, पर वो बहुत तूफानी होती है। भारी भरकम मनुष्य हानि होती है, वित्त हानि होती है, फसलें क्या हो जाती है तो तहस नहस हो जाती है। तो यहाँ पर नुकसान बहुत अधिक मात्रा में होता है। प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा संसार के अधिक क्षेत्रों में होती है। प्रतिरोधी वर्षा जो अभी अभी हमने देखी, उसकी जानकारी ली, वो संसार के बहुतांश क्षेत्र में होती है। आरोही वर्षा यह प्रादेशिक स्वरूप की वर्षा है। आरोही वर्षा जो है वो कैसी है बच्चों, तो प्रादेशिक स्वरूप की, केवल और केवल 0 अक्षांश से लेकर 5 अक्षांश के प्रादेशिक क्षेत्र में ही उसकी निर्मित होती है और वहीं पर वो बरसती है। तो इसीलिए उसे प्रादेशिक वर्षा भी कहते हैं, यानी कि प्रादेशिक स्वरूप की वर्षा भी कहते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश में होने वाली आरोही वर्षा में अधिक निश्चितता होती है। इसकी तुलना में प्रतिरोधी और चक्रवाती वर्षा में निश्चितता कम होती है। हम जानते हैं कि हर दोपहर में विषुवृत्तीय क्षेत्र में आरोही वर्षा होती ही होती है, यानी कि एक दोपहर भी ऐसे नहीं जाती है कि वहाँ पर आरोही वर्षा नहीं हुई। मगर प्रतिरोधी वर्षा या चक्रवातीय वर्षा जो होती है उसकी कोई निश्चितता नहीं होती। जैसे हमारा मानसूनी प्रदेश है बच्चों, भारत देश, यहाँ पर लगभग जून से लेकर सितंबर तक हमारे यहाँ वर्षा का मौसम है, मगर आजकल हम देखते हैं कि जून में बारिश होती ही नहीं। जुलाई में कभी कभार शुरुआत की तो, नहीं तो अगस्त में,
या तो सितंबर में। कभी कभार तो जब हमारे मानसून का परती का क्षेत्र शुरू हो जाता है, यानी कि मानसून का वापसी का क्षेत्र शब्द शुरू हो जाता है अक्टूबर नवंबर, तब ऐसी स्थिति में भारी भरकम वर्षा होने लगती है। यानी कि वर्षा की कोई निश्चितता नहीं होती है। और इस पर हमारे आधारित क्या होती है बच्चों? कृषि होती है। तो किसान लोगों को भी इसका क्या करना पड़ता है? तो भुगतान करना पड़ता है। यानी कि उनकी फसलें भी निश्चित तौर से अच्छे तरीके से नहीं पनपती है। इसलिए इस प्रकार के वर्षा के क्षेत्र में अतिवृष्टि, बाढ़, तो कभी कभी अकाल जैसी आपदाओं का हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? तो सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हमने अम्फान चक्रवात का तथा निसर्ग चक्रवात का क्या दर्शाया है? तो चित्र दर्शाया है। और चक्रवाती वर्षा का भी चित्र दर्शाया है। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं, या चक्रवाती वर्षा की निर्मित कैसे होती है, या चक्रवाती वर्षा का चित्र दर्शाओ, या चक्रवातीय वर्षा, ऐसा आपको टिप्पणी के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों, मुझे लगता है चक्रवातीय वर्षा आपको अच्छे से समझ में आई। ओके, यहाँ पर भी हमने अकाल की स्थिति का चित्र दर्शाए हैं। जैसे यहाँ पर सूखा अकाल है, यहाँ पर गीला अकाल है, यहाँ पर चक्रवात के कारण होने वाले नुकसान को हमने क्या किया है? तो दर्शाया हुआ है। अब देखना है हमें वर्षा मापक। देखो बच्चों, यहाँ पर वर्षा मापक यानी कि वर्षा को नापने का एक जो मापक होता है, परिमाण जो होता है, उसे क्या कहते हैं? तो वर्षा मापक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सवाल पूछा जाएगा, वर्षा मापक किसे कहते हैं, या वर्षा मापक का चित्र बनाओ। ऐसे आपको एग्जाम में क्या करते हैं? तो सवाल पूछे जाते हैं। वर्षा मापन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उस उपकरण को क्या कहते हैं बच्चों? वर्षा मापक कहते हैं। वर्षा मापन के लिए विशिष्ट व्यास की कूपी बिठाई जाती है। इस कूपी पर पड़ा हुआ वर्षा का पानी वर्षा मापक में लगाई हुई बोतल में क्या किया जाता है? तो इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठे हुए इस पानी का मापन पात्र की सहायता से मापन किया जाता है। अधिक वर्षा के प्रदेश में वर्षा की प्रति 3 घंटों के बाद मापन किया जाता है, और इस मापन पात्र का मिलीमीटर के चिन्ह अंकित किए होते हैं। वर्षा मापन के लिए वर्षा मापक खुली जमीन पर 30 सेंटीमीटर का समतल चबूतरा बांध कर रखते हैं, और इस कारण वर्षा का पानी बिना रुकावट इकट्ठा हो सकता है। यानी कि यहाँ पर इकट्ठा क्या किया जाता है? तो रखा जाता है। अब देखो बच्चों कि वर्षा मापक किस प्रकार से वर्षा के पानी को क्या करता है? तो इकट्ठा करता है और वहाँ की वर्षा का मापन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि वर्षा मापक के सहायता से वर्षा का मापन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए एक कुप्पी लेनी पड़ती है। इस कुप्पी में वर्षा मापक लगाई हुई बोतल में इकट्ठा की जाती है। यानी कि वर्षा मापक जो बनाया हुआ है, इसमें एक कुप्पी रखी जाती है, जिस कुप्पी में क्या किया जाता है? तो पानी इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठे हुए इस पानी का मापन पात्र की सहायता से मापन किया जाता है, और मापन करने के पश्चात इस पर जो मिलीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि कितना मिलीमीटर पानी इसमें इकट्ठा हुआ है, इसकी जानकारी लेते हैं। वर्षा मापन के लिए वर्षा मापक खुली जगह पे रखना पड़ता है, और ज़मीन पर से 30 सेंटीमीटर के ऊपर पर एक समतल क्या करना पड़ता है? तो चबूतरा बांधना पड़ता है, और चबूतरे के ऊपर इस पात्र को रखा जाता है। इस कारण वर्षा का पानी किसी भी प्रकार की बिना रुकावट के यहाँ पर उसमें गिर जाता है। इस प्रकार से वर्षा मापक की सहायता से हम क्या करते हैं? तो यहाँ पर वर्षा का मापन लेते हैं। यहाँ पर क्या आप जानते हैं कि कोष्टक दिया है बच्चों, 1 मिमी वर्षा अथवा कितना पानी। अब देखो बच्चों कि यहाँ पर 1 मिमी वर्षा अर्थात कितना पानी होता है? तो भूमि पर होने वाले 1 मिमी वर्षा के कारण
पानी की परत को न बहते हुए, न जमीन में सोखते हुए, अगर इसको बाष्पीभवन न होते हुए इकट्ठा किया जाए तो कितना पानी होगा, इसका निम्न उदाहरण हम क्या करेंगे तो समझेंगे। 1 वर्ग किमी क्षेत्र पर अगर 1 मिमी वर्षा हुई तो 10 लाख लीटर पानी उपलब्ध होता है। देखो बच्चों, अगर 1 किलोमीटर वर्ग की क्षेत्र में, अभी 1 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में अगर हम बारिश का पानी अगर इकट्ठा करते हैं, 1 मिमी वर्षा इतना, तो वो 10 लाख लीटर तक का पानी होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए निम्न सावधानी बरतनी पड़ती है। पहली सावधानी कौन सी है बच्चों? एक, कि इस पानी को कहीं पर भी हमें बहने नहीं देना है। दूसरा, इसको ज़मीन के अंदर सोख कर नहीं देना चाहिए। और तीसरा, इसका किसी भी प्रकार का बाष्पीभवन नहीं होना चाहिए, यानी कि तापमान के सूरज के किरणों के संपर्क में ये पानी नहीं आना चाहिए, ज़मीन को इसको सोखने के लिए नहीं देना चाहिए, और ये उस क्षेत्र से कहीं अलग क्षेत्र में बहकर नहीं जाना चाहिए। तभी हमें 1 मिमी वर्षा का 10 लाख लीटर कितना पानी उपलब्ध होता है, ये देखने के लिए मिलता है। तो बच्चों, 1 मिमी वर्षा अर्थात कितना पानी? 10 लाख लीटर पानी। हिमवृष्टि का मापन कैसे करेंगे? जैसे ये हमने वर्षा जल युक्त है और इसीलिए वर्षा मापक के पात्र में इस पानी को हमने मिलीलीटर में क्या किया था तो नापा था, तो हमें इसका क्या मिला? तो मापन मिला। मगर हिमवृष्टि का मापन कैसे करेंगे? ये तो ठोस रूप में होती है। हिमवृष्टि भी वर्षा मापक की सहायता से ही मापी जाती है। इसके लिए हिमकणों से भरा बर्तन हिमकण पिघलने तक सावधानी से गर्म करते हैं, यानी कि जब तक हिमकण पिघलते नहीं तब तक उसको क्या करते हैं? सूरज की रोशनी में गर्म करते हैं। उससे प्राप्त पानी का मापन किया जाता है और 120 मिमी की बर्फ की परत यानी कि 10 मिमी वर्षा के समान होती है। 120 मिमी बर्फ की जो परत होती है वो 10 मिमी वर्षा के समान होती है। तो बच्चों, हिम वृष्टि का मापन कैसे किया जाता है, ये भी आपको सवाल पूछा जाता है, या रिक्त स्थान एक वाक्य के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखना है कोहरा, ओस और तुषार। कोहरा किसे कहते हैं, ओस किसे कहते हैं और तुषार किसे कहते हैं? वायुमंडल में स्थित बाष्प का सघनीभवन अथवा घनीभवन जब भूपृष्ठ के समीप होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। और इस कोहरे से ही ओस अथवा तुषार देखने के लिए मिलते हैं। भूपृष्ठ के समीप हवा की परतों का तापमान कम हो जाता है और तापमान कम होने पर भूपृष्ठ के समीप हवा में स्थित जो बाष्प होता है उसका सघनीभवन होता है और इस क्रिया में बाष्प का सूक्ष्म जलकणों में रूपांतर होकर जलकण वायुमंडल में तैरने लगते हैं। तो इस तैरते जलकणों की हवा में स्थित घनत्व बढ़ने के कारण कोहरा तैयार हो जाता है। देखो बच्चों, कोहरे से ही ओस और तुषार दिखाई देती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो कोहरा। तो कोहरा कैसे निर्माण होता है? तो भूपृष्ठ के समीप जब हवा की परतें होती है उसमें तापमान कम हो जाता है और जब तापमान कम हो जाता है तो भूपृष्ठ की समीप की हवा में स्थित जो बाष्प होता है इस बाष्प का सघनीभवन होता है और जैसे इसका सघनीभवन होता है तो उस बाष्प का सूक्ष्म जलकणों में रूपांतर होता है और जब उसका सूक्ष्म जलकणों में रूपांतर होता है तो वायुमंडल में वो क्या करने लगते हैं? तो तैरने लगते हैं और तैरते जो जलकण होते हैं इस हवा के स्थित घनत्व उसका बढ़ने लगता है और हवा में स्थित घनत्व बढ़ने से कोहरे की क्या होती है बच्चों? निर्मित होती है। तो कोहरा किसे कहते हैं समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब देखेंगे ओस किसे कहते हैं। भूपृष्ठ के बाष्पयुक्त हवा का संपर्क अति शीत वस्तुओं से होता है और हवा में स्थित बाष्प का सघनीभवन होता है, तब बाष्प का सूक्ष्म जलबिंदु में रूपांतर होता है। ऐसे जलबिंदु ठंडे वस्तु के भूपृष्ठ के ऊपर चिपकने लगते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? तो ओस बिंदु कहते हैं। देखो बच्चों, जब बाष्पयुक्त हवा के संपर्क में
भूपृष्ठ के किसी शीत वस्तु का संपर्क आता है तो ये शीत वस्तु के ऊपर के स्थित बाष्प का सघनीभवन होता है और इस सघनीभवन होने के कारण बाष्प का जल बिंदु में रूपांतर हो जाता है और ये जल बिंदु ठंडे वस्तु के ऊपर यानी कि भूपृष्ठ के ऊपर चिपकते हैं और बड़े बड़े छोटे बड़े ऐसे बिंदु के समान दिखाई देते हैं। उसी को हम ओस बिंदु कहते हैं। हमने पाठ्य पुस्तक में पहले ही चित्र में ओस बिंदु का चित्र दर्शाया हुआ है। यहाँ पर भी हमने स्लाइड में आपको ओस बिंदु दर्शाए कोहरा दर्शाया है। हवा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर वस्तुओं के पृष्ठभाग पर चिपके हुए ओस के बिंदु जब जम जाते हैं, इन जमे हुए ओस बिंदुओं को तुषार यानी कि हिम तुषार कहते हैं और ओस बिंदु और तुषारों की निर्मित शीतकाल में बड़े पैमाने में होती है। ओस बिंदु के तुषार यानी कि हिम तुषार में रूपांतर होने के लिए तापमान द्रवांक बिंदु से नीचे जाना बहुत आवश्यक है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाना बहुत आवश्यक है। और ऐसी स्थिति कब निर्माण हो जाती है बच्चों? शीतकाल में निर्माण होती है। तो शीतकाल में ऐसे हमें हिम तुषार नजर आते हैं। यहाँ पर नीचे हमने हिम तुषार को दर्शाया हुआ है। देखो बच्चों, वृष्टि यानी कि वर्षा, इस वर्षा के कुछ थोड़ा विचार कीजिए। इस सवालों के हमें क्या करना है तो जवाब देने हैं। क्या सवाल है? वर्षा के रक्षा के लिए हम रेनकोट या छाते का उपयोग करते हैं, वैसे ओलावृष्टि के रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ओलावृष्टि की रक्षा के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? क्या कर सकते हैं? थोड़ा सोचकर मुझे जवाब दो। हालांकि इसका जवाब आपको अपने कॉपी में क्या करना है तो लिखना है। फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, जब ओलावृष्टि होती है तो किसी भी प्रकार का छाता हमारी रक्षा नहीं कर सकता है या रेनकोट हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि जल की बूंदों के समान ओले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हल्के होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत भारी भरकम वजनदार होते हैं जो हमारे इस छाता न रोक सकते हैं ना वो उसको रेनकोट रोक सकते। इसके लिए हमें किसी मजबूत इमारत का आश्रय लेना चाहिए या खिड़की के पास हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि कांच टूट सकती है और हमें चोट भी आ सकती है। यानी कि हमें ओला से बचने के लिए किसी मजबूत इमारत का सहारा लेना चाहिए। मगर इस इमारत के नीचे भी जब हम रुकते हैं, तब जब जहाँ पर खिड़की होगी उसको कांच के सज्जे होंगे, ऐसी स्थिति पर, ऐसे जगह पर हमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ओला अगर कांच के ऊपर गिरता है तो कांच टूट सकती है और टूटी कांच हमारे ऊपर भी गिर सकती है और हमें चोट आ सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मजबूत इमारत का सहारा लेना चाहिए, मगर यहाँ पर हमें अपने बचाव के लिए खिड़की से थोड़ा दूर रहना चाहिए। दूसरा है, थोड़ा विचार कीजिए। हवा के अभिसरण क्रिया से विषुववृत्तीय भूभाग में अधिकांश तक दोपहर के बाद वर्षा होती है, परंतु यहाँ के समुद्र पर अभिसरण वर्षा दोपहर में क्यों नहीं होती है? दोपहर में यहाँ पर वर्षा क्यों नहीं होती है बच्चों? क्योंकि उसकी क्या हो सकता है इसका कारण बच्चों? थोड़ा विचार कीजिए। ओके बच्चों, इन सवालों के जवाब क्या करना है आपको ढूंढना है और आपको इसको क्या करना है, कॉपी में लिखना है। मैंने आपको पहला एक का उत्तर बता दिया है। अभी इनके ऊपर आपको क्या करना है तो विचार करना है और अपनी कॉपी में इन सवालों के जवाब क्या करने हैं तो लिखने हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर हमने आपको स्वाध्याय दिया हुआ है। इस स्वाध्याय के तहत आपको क्या करना है तो प्रश्न के उत्तर लिखने। मगर बच्चों, इससे पहले हमारा थोड़ा सा पार्ट छूट गया है, और वो पार्ट कौन सा है? तो हमारे यहाँ पर वर्षा के क्या परिणाम हो सकते हैं? वर्षा के परिणाम बच्चों, जहाँ पर अतिवृष्टि होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है।
पृथ्वी पर भूपृष्ठ के ऊपर पेयजल का मुख्य स्रोत वर्षा है। वर्षा का अच्छा परिणाम क्या है कि हमें पीने के लिए जल प्राप्त होता है। मगर इस वर्षा की जब अतिवृष्टि होती है तब वो हमारे लिए हानिकारक होती है। वहाँ पर हमारा जीवित और वित्त हानि होने की संभावना होती है। अतिवर्षा के कारण भयंकर बाढ़ आती है और जिसके कारण हमारी जीवित और वित्त हानि होती है। बारिश नहीं हुई तो अवर्षण की स्थिति, अकाल की स्थिति निर्माण होती है, अनाज की कमी निर्माण होती है। इसीलिए दूसरे देशों से अनाज हमें आयात करना पड़ता है। जब हम दूसरे देशों से अनाज आयात करते हैं तो महंगा होता है। गरीबों के लिए ये बहुत ही कष्टप्रद बात होती है। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझा और अधिक पड़ता है। यानी कि हमारी कृषि अर्थव्यवस्था है, हमारे अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग कृषि व्यवसाय पर ही निर्भर होता है और देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था तो खेती पर भी है। खेती पर होने के कारण भारत की खेती यह बड़ी मात्रा में मौसमी वर्षा पर निर्भर है। इसलिए भारत में होने वाले वर्षा संपूर्ण देश के लिए क्या होती है तो महत्वपूर्ण होती है। उचित समय पर उचित मात्रा में होने वाली वर्षा खेती की उपज बढ़ाती है और बिना मौसम वर्षा खेतों में हानि पहुंचाती है। यानी कि बारिश का मौसम नहीं फिर भी अगर वर्षा होती है तो ऐसी स्थिति में कोई खेती में उपज लेती है तो वो उपज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। भारत की वर्षा अधिकांश अनिश्चित स्वरूप की है। भारत में मैंने पहले भी आपको बताया, भारत में जून से सितंबर ये वर्षा का काल है। मगर ऐसी स्थिति में वर्षा नहीं होती है और जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी ऐसे महीने में जब वर्षा हो जाती है तो वहाँ पर हमारे खेती की उपज क्या हो जाती है तो खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है और अनाज की कमी महसूस होने लगती है। अति घने कोहरे के कारण दृश्यमानता कम हो जाती है। सड़कें, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं हवाई मार्ग पर उसका विपरीत परिणाम होता है और कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। गाड़ियां, हवाई जहाज आदि यातायात की सेवाएं रद्द करनी पड़ती है। फसलों के लिए तुषार हानिकारक होता है। उसी प्रकार तुषार के कारण सड़कों पर दुर्घटनाएं भी होती हैं। ओस और कोहरे के बीमारियां फैलकर खेती कुछ फसलों को क्षति पहुंचाती है। तो कुछ फसलों के लिए तुषार कैसे होते हैं तो उपयुक्त होते हैं। अब ये जो तुषार पड़ते हैं इन तुषार को कई सारी सड़क की दुर्घटनाएं भी होती है तो कई कोहरे के कारण बीमारियां फैल जाती हैं। मगर कुछ ऐसे फसलें होती है जिनके लिए तुषार कैसा होता है तो उपयुक्त सिद्ध होता है। अगला पॉइंट है वो है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा बच्चों किसे कहते हैं ये आपको सवाल पूछा जाता है। तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से हवा में विभिन्न गैसें मिल जाती हैं और इन गैसों के कारण ये स्थित बाष्प रासायनिक क्रिया होकर भिन्न भिन्न अम्ल तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि ये जो अम्ल होती हैं इस अम्ल युक्त जब ये वर्षा के पानी में अम्ल घुल जाते हैं तो अम्ल वर्षा हो जाती है और इस अम्ल युक्त वर्षा के कारण अम्ल वर्षा जो होती है इसके कारण हमें कई बार सजीवों को और निर्जीवों को क्या होती है तो हानि पहुंचती है। अब अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है बच्चों, ये भी आपको सवाल पूछा जाता है। अम्ल युक्त वर्षा होने के कारण हमारी इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी सजीव है इन सजीवों के ऊपर उसका क्या होता है तो घातक परिणाम होता है और निर्जीवों को भी ये कैसी होती है तो हानिकारक होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखे तो यहाँ पर अम्ल वर्षा किसे कहते हैं या अम्लीय वर्षा का क्या परिणाम होता है ये इसकी जानकारी देखी। अम्ल वर्षा के कारण जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण होने से मछलियाँ यानी कि जलचर मर जाते हैं। वन प्रदेशों में पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, झुलसती है, गिरने लगती है, वृक्ष सूख जाते हैं, पशु पक्षियों को भी हानि पहुंचती है। मिट्टी भी अम्लीय बनती है जिसके कारण भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी मर जाते हैं। लोहे के पुल, इमारतें, परिवहन मार्ग, पुतले इनके ऊपर रासायनिक अभिक्रिया होती है और उनको भी क्षति पहुंचती है। यानी कि सजीवों को भी अम्लीय वर्षा का नुकसान होता है और निर्जीवों को भी उसका भारी भरकम नुकसान सहना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें
हमने अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा के क्या परिणाम है, इसकी जानकारी लिए बच्चों। यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म हुआ। अब हमें क्या करना है, तो इसके ऊपर का स्वाध्याय हल करना है। देखो बच्चों, स्वाध्याय के प्रश्न हमने यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। इन स्वाध्याय के प्रश्नों को आपको कॉपी में हल करके रखना है और उनको याद भी आपको करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म हुआ। गुड बाय बच्चों।